तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, परिचय उनका हम करवाते हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख हैं, बीजेपी की ओर से, आप अल्पसंख्यक मोर्चा के, आप आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रभारी, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब हमारे साथ में अमित तावरे जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी, आपका भी स्वागत है। पहला कमेंट डॉक्टर साहब आपसे ही, जनजाति गौरव दिवस सप्ताह का समापन है या एक नई शुरुआत है? और जो मुहिम शुरू हुई है पिछले कुछ महीनों में, क्या संदेश, क्या मैसेज, एक तो इस 7 दिनों का जो सप्ताह, क्या मैसेज गया है? क्या अचानक से इस वर्ग की दोनों ही दलों को याद आने लगी है, या फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चे होते हैं और ये बातें बहुत कम लोग जानते हैं कि हर मोर्चे का नड्डा जी ने एक थिंक टैंक के रूप में रिसर्च एंड पॉलिसी एनालिसिस विंग बनाया है। और जो रिसर्च एंड पॉलिसी का काम है वह इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए है कि उस वर्ग में जो भी मोर्चे को रिप्रेजेंट करता हो, अभी हम बात करें अनुसूचित जनजाति मोर्चे की, तो मोर्चे का जो विंग है उसने यह बताया था कि इस वर्ग को मेन स्ट्रीम से दूर रखा गया है। आजादी के 70 वर्ष उपरांत भी इनकी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई है। तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में, देखिए ये केवल मध्य प्रदेश विशेष की बात नहीं है कि यहाँ पर एक पॉपुलेशन का बड़ा चंक है इसलिए यहाँ पर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का आना और फिर उनसे और इस वर्ग को संबोधित करना, उनकी समस्याओं को इंगित करना और उनके साथ अपने आप को जोड़ना, उनको अपने आप से जोड़ना, ये उसी दिशा में जा रहा है कि किस प्रकार से मेन स्ट्रीमिंग की जाए। और दुर्भाग्यवश केवल जो वोटों की खेती इस देश में आजादी के उपरांत होती रही इतने दशकों तक, उसने ये किया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये आदिवासी है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, ये दलित है, ये ओबीसी है, मतलब देश को भाग भाग में टुकड़े टुकड़ों में बांटा गया। उस टुकड़े टुकड़े का चंक बना के वोट बैंक विकसित की गई। उससे दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि बहुत सारे जो हमारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो बहुत पिछड़ गए और वो मेन स्ट्रीम से कई किलोमीटर दूर चले गए। अब काम जो चल रहा है कि इन सभी वर्गों को मेन स्ट्रीमाइजेशन करना, और उसी की प्रोसेस चल रही है। ये पैन इंडिया चल रही है, तो मध्य प्रदेश में ही केवल नहीं चल रही। और हम इस बात के लिए संकल्पित है कि हमारे आदिवासी जो हैं उनको उनके जो कल्चर है उसको प्रिजर्व रखते हुए उनका मेन स्ट्रीमाइजेशन करना है, ना कि उनका कल्चर में फेरबदल करके उसको मेन स्ट्रीम करें। चलिए, ये आपका मकसद है, लेकिन नाम बदलने से कितना क्या कुछ बदलेगा इस पर हम आएंगे। लेकिन अमित जी, 24 को जो बैठक है, तो क्या जोबट की हार ने, खंडवा की हार ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है कि जिस वोट बैंक को वो अपने साथ हमेशा समझती थी कि ये तो हमारा परंपरागत वोट बैंक है, 2018 में बिल्कुल ये लगा भी कि बीजेपी से दूर हुआ है, 13 के मुकाबले बात कर रहा हूँ, तो क्या इसीलिए अब आप भी, हालांकि पिछले कुछ महीनों में जरूर कुछ प्रदर्शन भी हुए, एसटी वर्ग को लेकर के सम्मेलन भी हुए, तमाम बातें, लेकिन क्या ये गौरव दिवस सप्ताह समारोह ने ये चिंता कुछ ज्यादा बढ़ा दी कांग्रेस की, और इसीलिए 24 को एक बड़ी बैठक एसटी वर्ग के नेताओं के साथ में कमलनाथ जी की? अमित जी, देखिए, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आदिवासी वर्ग हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है और एक दिन के किसी इवेंट से कुछ बहुत बड़ा बदलाव ऐसा नहीं आता, क्योंकि हमारे आदिवासी भाई बहन इसी मध्य प्रदेश में रहते हैं और जो 4 बार के मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके राज में ही एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन, आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। तो आदिवासी हमारे भाई बहन इस बात को जानते हैं कि कितनी भी बात कर लें, कितना नाम बदल लें, कितना भी एक दिन का इवेंट कर लें, वो कितना ही प्रधानमंत्री जी का सम्मान कर लें, मुख्यमंत्री जी अपने नंबर बढ़ाने के लिए, लेकिन आदिवासी भाई बहन जानते हैं। रही बात जोबट की, निश्चित तौर पर कोई भी हार होती है तो उसमें आकलन करना होता है और क्यों हार हुई है तो वो कारण जाने जाते हैं। और हमारे पार्टी में चूंकि सतत एक प्रक्रिया है बैठकों का, और माननीय कमलनाथ जी जैसे वरिष्ठ नेता तो हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त है, तो मीटिंग लगातार चलती रहती है। कोई ऐसे इवेंट से चिंता की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये तो संगठन का तो कार्यक्रम था ही नहीं इनका, ये तो एक सरकारी कार्यक्रम था। 29 कलेक्टरों की ड्यूटी लगी थी, सैकड़ों एसडीएम लगे थे, जिला परिवहन अधिकारी लगे हुए थे, तो ये तो एक सरकारी कार्यक्रम था। माननीय प्रधानमंत्री जी की, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो या पार्टी का हो, फायदा किसको मिलना है? फायदा तो बीजेपी को मिलेगा ना। ठीक है, आपने कहा कि आपके साथ था वर्ग
लेकिन 13 के नतीजे कुछ और थे, बीजेपी के साथ में था, 18 में फिर एक बार थोड़ा सा छिटका। लेकिन बात यही है कि भाई अब बीजेपी कोशिश कर रही है, तो तमाम जगहों के आप नाम देख रहे हैं लगातार, स्टेशन हो या फिर चौराहे हो या फिर संस्थान हो, विश्वविद्यालय, सब जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, तो कोशिश तो कर ही रही है ना बीजेपी। एक दिन का सम्मेलन की बात होती तो शायद हम खारिज कर देते, 7 दिन का सप्ताह, उसके बाद फिर 4 दिसंबर को एक बड़ा आयोजन पाताल पानी में होना है, तो ये हम क्यों ना माने कि इससे कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी। देखिए, आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और आप अपनी सोच से जो आप सोचते हैं वो आप कह सकते हैं, लेकिन मैं भी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझ सकता, और ना ही मैं ऐसा मानता हूं कि नाम बदलने से या फिर बड़े बड़े आयोजन करने से, आपने जैसा कि कहा कि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए, तो मैं तो ये चाहूंगा कि इस वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, अब यदि नाम हो गया हबीबगंज स्टेशन का, ठीक है, लेकिन इससे आदिवासी भाई बहन को, जो हमारा सुदूर एकदम दूर अंचल में बसा हुआ है, उसको सरकारी योजनाओं में किस तरीके से वो परेशान है, कोरोना में क्या स्थितियां रही हैं, हमने सबने देखा है। और मैंने फिर एक बार कहूंगा, आदिवासी अत्याचार में आखिर नंबर 1 क्यों है? ये पहली बार के मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि हम ये करेंगे, हम ये करने जा रहे हैं, हमारी वो योजना है। 4 बार के मुख्यमंत्री के लिए ये बात कहना कि अब हम ये करेंगे, वो करेंगे, अब नाम बदल रहे हैं, अब याद आ रही है, इनको पिछले 3 बार के कार्यकाल में क्यों याद नहीं आई? तो ये सब हमारे भाई बहन सब जानते हैं। और रही उपचुनाव की बात, तो हो सकता है कि हमारे भाई बहनों को लगा हो कि अभी इनकी चूंकि सरकार है तो इनके साथ जाना चाहिए, तो वो गए। आने वाले मुख्य चुनाव में आप फिर देखिएगा, जैसे 2018 में कांग्रेस को इनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, और आने वाले 2023 के मुख्य चुनाव में भी इन आदिवासी भाई बहनों का कांग्रेस को आशीर्वाद प्राप्त होगा। चलिए राजेश जी, कितना असर रहा है, या फिर ये जो सतत चलने वाली प्रक्रिया हो गई, पहले होता था साल में 1-2 आयोजन कर लिए, इस वर्ग के लिए उस वर्ग के लिए तमाम बातें, लेकिन अब ये जो गौरव दिवस सप्ताह, फिर उसके बाद अभी अब पाताल पानी आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी 4 दिसंबर को, आज भी एक साथ इंदौर की 2 जगहों के नाम बदलने की घोषणा, कैसे देखते हैं? मतलब ये इतनी जद्दोजहद है, कश्मकश है, या फिर वाकई इस वर्ग की अब सरकार को भी चिंता हो रही है? और फिर कांग्रेस जो करी उस पर आप बाद में कमेंट दीजिएगा। जी राजेश। देखिए, 2018 में जो भाजपा को झटका लगा, उससे कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गया कि किसी भी वर्ग को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये था कि 51% जो अभी मुरलीधर राव जी ने एक उनको वो दिया है, टारगेट दिया है बीजेपी को कि 51% वोट शेयर होना चाहिए भाजपा का। तो वोट शेयर कहाँ से आएगा बताइए ना? वोट शेयर सिर्फ एक ही गुंजाइश है जो कि एक बड़े परसेंटेज में आ सकता है, वो कि ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि वनवासी आदिवासी परिवार है, तो वहां से आ सकते हैं। तीसरी बात ये थी कि जो आज की आपको बताएं कि बजाय सिर्फ नाम बदलना, और ये जैसा अमित दावरे जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जब तक सुदूर अंचल में रहने वाले लोग खुश ना होंगे तब तक कोई मतलब नहीं निकलता है, कितने भी नाम बदल दें। इस बात में बहुत दम है। लेकिन आज का किस्सा है, आपको सुबह का आज का बताते हैं आपको। आज 10-11 बजे की तो दही है और कुक्षी है, अलीराजपुर और धार के बॉर्डर के बहुत सारे गांव हैं, वहाँ के लोग आज बहुत खुश थे। आज उनके इतने सारे व्हाट्सएप मैसेज आए हैं, और उसके बहुत बड़ा कारण ये था कि जोबट परियोजना, पहली बार जोबट परियोजना का पानी उन गाँवों में पहुंचा है। और इस बार जो रबी का रकबा है वो 48,000 हेक्टेयर का लक्ष्य रखा गया है कुक्षी और दही ब्लॉक से। सिर्फ क्यों रखा गया है? जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट्सएप। पानी पहुंच गया। कई लोगों के आपको वो मैसेज, इतने भावनात्मक मैसेज थे, वो किस पार्टी के थे हमें नहीं मालूम, लेकिन एज ए पत्रकार वो बता रहे थे कि भाई साहब फोटो भेज रहे थे कि ये देखो भाई साहब हमारे यहाँ पानी आ गया है। और कई सालों की हम लोगों की, एक्चुअली 20-25 सालों की इनकी मांग थी। ये सही है कि 14 बार मुख्यमंत्री जी हैं, सरकार को चला रहे मुखिया हैं, तो 4थी बार ही क्यों याद आई उनको? ये भी बात सही है, उनको ये पिछले 3 टर्म में ही कर लेना था। पर जब जागो तब सवेरा है। आज वो 48,000 हेक्टेयर का जो उनका टारगेट था उसमें से 22,000 में बोनी हो चुकी है। बचे हुए पानी के कारण बचे हुए थे, वो भी बोनी 1-2 दिन के अंदर हो जाएगी, और रबी का रकबा बढ़ेगा, लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी। एक चीज, चौथी चीज ये है कि सीएम ने आज जो व्हाट्सएप मैसेज थे उसमें आपको एक और बात थी कि उन्होंने कहा था कि सीएम साहब ने जो वो महुआ का वो कहा था कि महुआ को हम एक्साइज के उसमें लाएंगे, उस पर कुछ नहीं हुआ। ये उनका बड़ा, क्योंकि महुआ उनकी ना, महुआ में जैसे पहले भी अपनी बात हुई है, तो उनका आत्मा बसती है, तो अब वो जो है उसको भी इनको कर देना चाहिए।
कम से कम उससे भी उनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। और देखिए अर्थव्यवस्था उसका ना अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की अर्थव्यवस्था सुधारना ज्यादा जरूरी है। आप नाम एक बार को ना बदलें लेकिन कम से कम उनकी इकोनॉमी तो सुधार दें। तो इसलिए इस हिसाब से जो आज जो आखिरी छोर पे बैठा हुआ दही कुक्षी, कभी आप जाके देखिएगा दीपेश जी, ऐसे गांव में जहाँ पर गाड़ियां भी नहीं जाती हैं, कई बार 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है उन गाँवों में पहुंचने के लिए। राशन की अभी बात आई थी कुछ दिन पहले कि राशन के लिए गाड़ी जाएगी, तो एक नई समस्या है कि कई जगहों पे गाड़ी नहीं जाती है, नाव से ही जाना पड़ेगा। तो वो एक चैलेंज है, आप राशन सब जगह पहुंच जाए और हर व्यक्ति तक मेडिकल ट्रीटमेंट सुलभ हो जाए। जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो समय पे और सुरक्षित अस्पताल तक पहुंच जाएं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो जाए, ये बहुत जरूरी है। जिस दिन ये टारगेट पा लिया, जिसने भी पा लिया, वोट मिले या नहीं मिले, उसको आशीर्वाद जरूर मिलेगा, भगवान का तो मिलेगा आशीर्वाद, ये पक्का है। चलिए, तो गुलरेज जी 51% वोटों की शायद जंग है ये। तभी कृषि मंत्री कमल पटेल भी आज कह रहे हैं कि जनजाति वर्ग के जो किसान हैं उनको अब जिंदगी भर निःशुल्क बिजली दी जाएगी। जो छोटे किसान हैं उनकी बात हो रही है। आज ऐलान हुआ है, सरकार योजना पर काम कर रही है। अब देखना है कि एक बड़ी खबर ये भी आ गई है। तो गुलरेज जी, मतलब 51% वोटों की बात है, या फिर राजेश जी और अमित जी जो कह रहे कि देखिए अभी तक तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2018 में आप हारे इसलिए इस वर्ग की चिंता आपको सताने लगी। तो ये हम क्यों ना माने? जैसे हमने अमित जी से पूछा कि ये क्यों ना माने, तो ये भी तो हम मानेंगे ना कि भाई इसीलिए इस वर्ग की इतनी चिंता आपको सताने लगी है। या मतलब बात वही है कि जो वर्ग अपनी ताकत, अपनी शक्ति दिखा दे चुनाव में, फिर उसकी चिंता होने लगती है। गुलरेज जी, देखिए दीपेश भाई, 51% की आज दरकार है और कल 75% पे काम करेंगे, उसके बाद 80% पे भी काम करेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और पॉलिटिकल पार्टी हमेशा वोट के लिए काम करती है और करना भी चाहिए। उसी को जीवंत लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जब आप काम करते हो तो उसमें समाज का हित होना चाहिए, वो सर्वोपरि है। और मुझे एक चीज की खुशी हो रही है कि अभी हमको देखकर तावरे जी की पार्टी अर्थात कांग्रेस पार्टी भी इस तरफ नजर कर रही है कि जो हमारे जनजाति के भाई बहन हैं उनका कल्याण कैसे हो, उन तक आउटरीच कैसे बढ़ाए। ठीक है, हमको देखा देख ही सही, यदि इनको भी उनकी याद आ रही है तो अंततोगत्वा उन भाई बहनों का, उनके क्षेत्रों का कल्याण ही होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, इसको तो हम एम्ब्रेस करते हैं। लेकिन अभी हमारे तावरे जी बहुत कुछ कह रहे थे हमारे विषय में। नहीं, लेकिन इससे जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलता क्या गुलरेज जी? भाई प्रदेश की 8 करोड़ जनता, सबके कल्याण की बात आपको करनी है। अब उसमें सवर्ण छूट गया, जैन कहाँ पर है आपकी योजनाओं में, ब्राह्मण कहाँ है, क्या ठाकुरों के लिए अलग से योजनाएं आएंगी? बात यही है ना, मतलब सिर्फ इन्हीं वर्गों की। क्योंकि अब अभी एसटी का चल रहा माहौल, हो सकता है 1-2 महीने में आप एससी वर्ग के लिए दोनों दल ऐसे ही करने लगेगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो बुलाई है बैठक एससी वर्ग की भी। जी देखिए, मैं कांग्रेस से अपने आप को कंपेयर करना भी गलत समझता हूँ। मतलब जिसको कहते हैं ना, चिमटे से भी न पकड़ा जाए, वो स्थिति है कांग्रेस की। तो नाक बंद करके बात कर लेते हैं कांग्रेस नाम पे। एनीवेज, लेकिन जहां तक हमारे आदिवासियों की बात थी, इनको आप किसी जाति विशेष पे मत रखें, क्योंकि एक लंबी परंपरा और संस्कृति चली आ रही है और इसमें साथ ही साथ मानव विकास की गाथा किस प्रकार से चली है, साइंस के स्टूडेंट के नाते भी आप बात करें तो वो बहुत जरूरी है कि उसको प्रिजर्वेशन किया जाए। तो आप एक जाति विशेष के चश्मे से हमारे जनजाति के भाइयों को न देखें। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बहुत सारे प्रश्न उठा रहे थे शिवराज जी के विषय में, वे स्वतंत्र है करने के लिए, लेकिन मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। आप शिवराज जी के ऊपर किसी कमलनाथ तक मध्य प्रदेश में 12 मुख्यमंत्री रहे हैं, कई उसको रिपीट भी किए हैं मल्टीपल टाइम कांग्रेस पार्टी के। उन्होंने इन वर्गों के लिए क्या किया? क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि उमा जी के और शिवराज जी के आने के पहले वहां गांवों में न बिजली होती थी, गांवों में जाना असंभव जैसा था, वो कपड़ा भी व्यक्ति बहुत कम पहन पाता था क्योंकि पैसा ही नहीं होता था। तो ये स्थिति के लिए जवाबदार और जिम्मेदार वो 12 कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं भाई साहब, उनका जवाब दो आप, रविशंकर शुक्ला से लेकर कमलनाथ तक के। तो अमित जी देखिए, बात वही है कि नहीं हुआ या जितना भी हुआ, जैसा भी हुआ, अब बीजेपी अगर बिल्कुल हाथ धोकर पीछे पड़ गई कि नहीं इस वर्ग के लिए हम सब कुछ करेंगे, जो जैसा किया जा सकता है, चाहे उनको सम्मान दिलाने की बात हो या फिर उनको आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की बात हो, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो। अब मंडला में 9 सीएम राइज स्कूल, आप सोचिए, समझिए कि किसी जिले में 1-2 भी नहीं होंगे, लेकिन मंडला में 9 स्कूल की घोषणा आज की है सीएम शिवराज जी ने। तो
कांग्रेस कौन से टास्क, कौन से टारगेट लेकर के चल रही है, या फिर 24 की बैठक में मिलेंगे आप लोगों को भी, लेकिन जो नकारात्मक प्रचार आपने किया, क्या उससे आदिवासियों के वोट आपको मिल जाएंगे? एक देखिए, बुराई करना ठीक है कि उससे भी, लेकिन अगर सौगातें देगी सरकार, अगर उन तक पहुंच रही है, जो अब तक नहीं हुआ ठीक है अब हो रहा है, भाई कहीं से तो शुरुआत होगी ना। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरह से प्लानिंग करेगी कि ये वर्ग आपके साथ आए? और देखिए, चुनाव के लिए वोट की जरूरत तो पड़ेगी, आप भले ही कहें कि नहीं हम इस मकसद से नहीं कर रहे हैं, फिर सरकार कैसे बनाएंगे अगर वोटें नहीं मिलेंगे आपको? तो अमित जी देखिए, सबसे पहले रही बात कि हालांकि विपक्ष में हम लोग हैं, हमारे सवालों का जवाब सत्ता पक्ष को देना चाहिए, लेकिन फिर भी यदि किसी ने पूछा है तो मैं बताऊंगा। आप जवाहरलाल नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक के कार्यकाल को यदि आप देखेंगे और जब डिटेल निकालेंगे तो आदिवासी वर्ग के लिए हमने क्या क्या काम किया है, सारे काम उसमें निकल कर आ जाएंगे। और दूसरी बात, एक पार्टी के नेता कहते हैं कि जातिवाद की राजनीति नहीं करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी जातिवाद की राजनीति करती है। यदि मैं सही हूं तो उसी पार्टी की जब प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा हुई तो उसमें व्यक्ति के आगे, पद के आगे उसकी जाति भी लिखी हुई थी। यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे ठीक करिएगा। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जी भी यहाँ पर बैठे हैं। उन्होंने लिस्ट वापस ले ली थी बाद में, वो नहीं वापस थी, लेकिन आई तो थी, आई तो थी ना भाई। जो मैसेज आपको देना है वो तो चला गया था। आजकल तो सोशल मीडिया का वो है जमाना, वहाँ से थोड़ी वापस आएगी। नहीं तो हम तो कह रहे हैं दोनों ही करते हैं ना, जातिवाद की राजनीति दोनों दल कर रहे हैं। अलग है इन पार्टियों की। और रही बात, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि आदिवासी भाई बहनों के लिए यदि आपको काम करना है, चौथी बार के आप मुख्यमंत्री हो और उसके बाद भी एक मध्य प्रदेश का विधायक जो है वो ये बोलता है कि कलेक्टर साहब मेरा काम, मेरी सुनवाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं फलानी जाति से आता हूँ। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते की घटना है, और जिस दिन इनका एक बड़ा इवेंट शो चल रहा था भोपाल में, उसके एक दिन पहले शिवपुरी में आदिवासी मजदूर की हत्या कर दी गई। आज उस मामले में क्या कार्यवाही हुई है मेरी जानकारी में अभी तक। तो देखिए, आप मोदी जी को खुश करने के लिए कितना ही कुछ नहीं, मैं आपसे कांग्रेस की साफ प्लानिंग पूछ रहा हूँ। आप बीजेपी का ठीक है ये सब करिएगा, लेकिन बात वही है कि क्या गंभीर मंथन हो या कुछ नए प्लान, कुछ नए कार्यक्रम ऐसे बनेंगे, कुछ नए सम्मेलन हो, कुछ नए दौरे हो? जी, से हमारा जुड़ाव लंबे समय से है। चाहे जमुना देवी जी की हम बात कर लें, सोलंकी जी की बात कर लें, या और भी हमारे पार्टी के जो नेता रहे हो, या वर्तमान में हमारे कई जो विधायक वहाँ से आते हैं आदिवासी, उनकी हम बात कर लें। आदिवासी भाई बहन बहुत समझदार है, वो ये जानता है कि उनका वास्तविक हितैषी कौन है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता तो चाहे ये भी बोलने लगे तो हमें इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होती कि 2014 के पहले तो भारत में लोग जो है, सारे लोग जो कपड़े ही नहीं पहनते थे, भूखे रहते थे, भारत में ऑक्सीजन भी नहीं चलती थी। इनके आने के बाद ही ऑक्सीजन शुरू हुई है, लोगों ने हवा लेना, सांस लेना शुरू करा है। तो ये लोग कुछ भी बोलते रहे, जनता जनार्दन है, जनता 24 को मंथन होगा मतलब अब अमित जी गंभीरता से कि कैसे? निश्चित तौर पर हर पार्टी को मंथन करना चाहिए। आप तो अपनी बताइए, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। हमारा तो मंथन लगातार चलता रहता है। मंथन ये नहीं कि भोपाल के दफ्तर में हुई बैठक और बस बात खत्म, 1-2 घंटे बाद फिर क्या करना आगे। बात वही कि ये धरातल सड़क पर दिखे, जमीन पर दिखे कि नहीं आदिवासियों के बीच पहुंच रहे कांग्रेस नेता। जी, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, यदि उसको हम आपके चैनल पे मत करिए डिस्क्लोज, वो दिखे बस, महसूस हो, बात यही है। निश्चित तौर पर दिखेगा आपको। 2018 में आपको दिखा था कि नहीं, एक पार्टी कहती थी अब की बात 200 पार, वो कहाँ पे वो लोग रह गए थे। ठीक है, ये रणनीति का ही परिणाम। चल राजेश जी, लास्ट कमेंट सर आपका, कोई सजेशन बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी? बीजेपी को तो खैर जरूरत नहीं, वो तो 4 कदम आगे फलांग लगाते चल रहे हैं। 4 दिसंबर को अब टंटिया मामा के बलिदान दिवस पर होगा, फिर हो सकता है फिर कोई नया एक और उसी दिन हो जाए घोषणा अगले कार्यक्रम की। हमें लग रहा है ऐसे चल रहा है। लेकिन कांग्रेस नहीं, विपक्ष में क्या करेगी साहब कांग्रेस भी? आप सरकार में है तो वो घोषणाओं पे घोषणाएं किए जा रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, सौगात। अब विपक्ष क्या करे साहब ऐसे में? फिर वो कैसे सरकार का मुकाबला कर पाएगा और आदिवासी वर्ग को अपने साथ रख पाएगा? राजेश जी, डंटिया मामा का जो उदाहरण आपने अभी दिया, डंटिया मामा का जो 4 दिसंबर को हो रहा है, आप उसमें बीजेपी का एक ग्राउंड वर्क देखिए। एज एन इंडिपेंडेंट पत्रकार हमने जिसको देखा, मतलब सिर्फ डंटिया मामा का
क्योंकि हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर ही टंटिया मामा का जो वो है स्मारक है, उनका जो शहीदी जहाँ पे उनका स्मारक बना मेमोरियल है, तो उसमें उन्होंने वहां से कोठड़ा जो झिरनिया ब्लॉक में खरगोन का एक गांव है, वहाँ पे उनके अभी वो रहते हैं वंशज रहते हैं, तो उनको इनवाइट किया जा रहा है। और उनको इनवाइट करने के लिए कौन जा रहा है? कोई बहुत सीनियर ऑफिसर और सीनियर नेता जा रहे हैं, एक बात। अच्छा। दूसरी बात, जगदीश जोशीला जी हैं, खरगोन के रहने वाले बहुत बड़े राइटर हैं, और जो कि सिर्फ ट्राइबल के ऊपर ही लिखते हैं, और जिन्होंने भीमा नायक के ऊपर बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है, टंटिया भील के ऊपर भी काफी बड़ी किताब लिखी है। और जो टंटिया भील और भीमा नायक का जो एक्चुअल इतिहास है, अगर कोई दुनिया के सामने लाया है, तो अगर कोई व्यक्ति है तो वो है जगदीश जोशीला। अच्छा। तो उनको भी इनवाइट किया जा रहा है, उनको हर प्रोग्राम में ऊषा ठाकुर लेके आती हैं, जो संस्कृति मंत्री भी हैं और यहाँ से विधायक भी हैं मऊ से। तो वो क्यों लेके आती हैं? क्योंकि आप देखिए कहीं ना कहीं ग्राउंड वर्क हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और उनके घर को जो है मेमोरियल बनाया जा रहा है, जिससे जो भी लोग वहां जाएं देखने के लिए, तो उनको कुछ ना कुछ पैसे की, और सरकार उनको बनाएगी और कुछ ना कुछ टिकट देगी, तो लोग जाएंगे तो उनकी घर की इनकम आएगी। अब एक बात दावरे साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक बहुत ही अच्छा काम किया है ट्राइबल्स का। आप तो इंदौर के रहने वाले हैं, अब से कुछ समय पहले तक शास्त्री ब्रिज पे और दोनों ब्रिजों पे अलीराजपुर, झाबुआ और ये जो धार के इंटीरियर के लोग ट्रेन देखने आते थे। मतलब काम करने वो कहीं और आ रहे हैं, सिर्फ ट्रेन बस में बैठते थे, ट्रेन देखने जाते थे और घंटों घंटों ट्रेन निहारते थे। एक तो ये डेवलपमेंट। दूसरा, क्योंकि हमारा जो शुरुआत की पढ़ाई है स्कूलिंग नॉर्थ ईस्ट में हुई है, नॉर्थ ईस्ट की पूरा जो है कम से कम 5 स्टेट पूरे तरीके से कन्वर्ट हो गई, बहुत बुरे तरीके से, कि इन 50-60 सालों में हो गया। वहां पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप कुछ भी कहें कि आपने नेहरू जी से मनमोहन सिंह तक ये काम किया है इन्होंने ट्राइबल का, पर ये कौन सा काम किया है? डेमोग्राफी बदल गई, वहाँ की पूरी जनसंख्या का ऐसी स्थिति हो गई है कि कभी आप दीपेश जी, अगर आप लोग कभी वहाँ ट्रिप बनाएं, घूमने जाएं, आपसे वो बोलेंगे आप इंडिया से आए हो, तो आप उस समय कितना खराब लगता है। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट कि मतलब हम आपको बताएं, हमारा बर्थ प्लेस शिलोंग है, अभी हम जब भी साल में 2 साल में एक बार जाते हैं, तो धीरे धीरे वो कट्टरता बढ़ती जा रही है। सिर्फ गलती किसकी रही होगी? सरकारों की। और जैसे अगर यहाँ कोई गलती होती है, शिवराज जी की गलती है, और अगर 50 सालों में कोई गलती हुई है, तो वो गलती भी नेहरू जी से मनमोहन सिंह जी तक को माननी पड़ेगी, क्योंकि नेतृत्व की गलती होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आप वहाँ का जो आप सोचिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा है मणिपुर में। अभी जो कर्नल की जो शहीद हुए हैं, वो उनकी पत्नी और उनका बेटा, तो वो आप सोचिए, उनके बारे में विप्लव त्रिपाठी जो है हमारे साथ यहाँ पे रहे हैं, उनके बारे में उनकी खासियत ये थी कि पूरे जिस इलाके में उनकी पोस्टिंग थी, वहाँ के आदिवासी लोगों से उनके बहुत गहरे रिश्ते थे। खूब लोग उनके यहाँ आते थे। फौज में एक चीज होती है जिसका अपन यहाँ बोलना नहीं चाहते, जिसके लिए सब लोग फौजियों के पास जाना चाहते हैं, तो वो भरपूर उन लोगों को देते थे, उन आदिवासी भाइयों को। लेकिन उनके साथ क्या हुआ आप बताइए? उनके मतलब पूरा परिवार खत्म हो गया। और वो उस खत्म होने के पीछे जो NSCN, मुइवा या जो भी लोग हैं, उसके पीछे मेन जो फैक्टर है वो है कन्वर्जन। ना धर्मांतरण होता, ना ये स्थिति बनती। वहाँ पे जो मणिपुर, इम्फॉल में कभी आप जाके देखेंगे तो इम्फॉल में जो सिंह लोग हैं, जो राजपूत हैं, वो उसमें आ गए हैं, अपने माइनॉरिटी में आ गए हैं। वो बेचारे शहर से बाहर कभी रात को